हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल है आप लोगों का? स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है 12 क्लास के एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो स्टूडेंट्स, इसके ठीक पहले वाले वीडियो में मैंने आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। क्या क्या बात करेंगे? हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं, उसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मतलब गणितीय व्यंजक मतलब सूत्र निकालेंगे। फिर उसके बाद हम लोग उसको ग्राफ के द्वारा देखेंगे। अगर ग्राफ से रिप्रेजेंट करें तो ग्राफिकली कैसे आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे। साथ ही साथ उसके अर्ध जीवन काल की बात करेंगे दोस्त, और अंत में बात करेंगे कुछ ऐसा उदाहरण जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होता है। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरुआत करते हैं। अगर आप 12th क्लास एग्जाम देने वाले हो भाई तो नोट कर लो। मेरे हिसाब से मतलब मेरे अनुसार फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आने की जो संभावनाएं हैं बहुत ही प्रबल है, और ये क्वेश्चन आएगा लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सवालों का जवाब मिलेगा आपको। अगर आप लघुत्तरीय क्वेश्चन ढूंढने और बनाने की कोशिश करेंगे तो वह मिलेगा आपको। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने अपनी सुविधा के लिए, थोड़ा समय बचाने के लिए मैंने डेफिनेशन लिख दिया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है? एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिस रिएक्शंस में जो रिएक्शन का जो रेट है, वेग है ना, वो क्या है? तो प्रतिकारक की सांद्रता का जो रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है वो फर्स्ट पावर के समानुपाती हो जाए। बस सिंपल सा बात है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रतिकारक के सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती हो जाए। फर्स्ट पावर जो है रिएक्टेंट का उसी के प्रोपोर्शनल हो जाए। आइए ना एग्जांपल से समझते हैं, एकदम समझ में आएगा। और केवल आप थोड़ा सा ध्यान से देखने और समझने की कोशिश करिए। देखिए, हमने क्या किया कि मान लिया एक रिएक्शन है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है दोस्त। आप लिख देंगे यहां, माना जो निम्नलिखित रिएक्शंस है ये प्रथम कोटि के फर्स्ट ऑर्डर का है। तो डेफिनेशन क्या कहता है कि इस रिएक्शन का अगर हमको रेट निकालना है तो रेट क्या होगा? तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो रिएक्टेंट है ना, इसी के सांद्रता के प्रथम घात के। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया आर, और ये ऊपर पावर हमने लगाया। अब आप जानते हो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट, कि यहां समानुपाती का चिन्ह माने प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाएंगे और एक कांस्टेंट लगाएंगे, के लगा देते हैं। और ये रिएक्टेंट के पावर 1 अब देना जरूरी नहीं है। आप जरूर लिखेंगे ब्रैकेट में कि ये के क्या है। तो के को कहते हैं में समानुपाती नियतांक या दर नियतांक या वेग नियतांक। आपको अंग्रेजी में लिखना है तो लिखेंगे रेट कांस्टेंट कहेंगे, वेलोसिटी कांस्टेंट कहेंगे, अथवा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहेंगे। मेरी बात सुन पा रहे हैं और समझ रहे हैं? तो ये के क्या है? एक तरह का वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये रिएक्शन का वेग बता रहा ना, इसलिए इसको वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं। अब आप जानते हैं कि जो रेट होता है ये होता है माइनस डी आर, मतलब कि प्रतिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बाई डी टी, समय के साथ जो परिवर्तन होता है। और हो गया ये के प्रतिकारक की सांद्रता। अब देखो दोस्त, क्या करना है? ये रेट की जगह पर हमने इतना लिख दिया। अब इस माइनस वाले चिन्ह को उधर भेजेंगे, डेल्टा टी को उधर भेजेंगे, और नीचे लाएंगे क्या चीज? तो आर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर। तो क्या हो जाएगा? डी आर बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर माइनस के डी टी। अब अपने अपने मैथ वाले टीचर को प्रणाम करिए, सादर प्रणाम करिए और याद करिए मन ही मन, और उनको याद करते हुए दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो हम लिख दे रहे हैं यहां पर ताकि आप अपने टीचर को याद कर दें। इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो जैसे दोस्त दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन करोगे ये दिखने लगेगा, खूबसूरत सा लगता है देखने में। एग्जाम तो आपके एकदम से करीब आ रहा है। देखिए, ये के कांस्टेंट है, माइनस है, सब इंटीग्रेशन से बाहर गया। चलिए अब आते हैं यहां पर। तो आप ये देखिए, आपको याद होगा कि dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln x।
ये ln क्या है मेरे भाई? कुछ लोग ऐसे हैं जो मैथ को नहीं समझ पाए गहराई से या बायो के स्टूडेंट होंगे, तो दोस्त ln को पढ़ते हैं नेचुरल लॉग। एक्चुअली वो लॉग ही है और कुछ नहीं है, लॉग है, उसको कहते हैं नेचुरल लॉग। एक ऐसा लॉग जिसका बेस e है, उसको जरूर हम लोग तुरंत ही कॉमन लॉग माने लॉग में बदलेंगे। तो dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन अगर ln x है तो dr बाई r का, यहाँ पर तो वही चीज है ना, केवल x की जगह पर बदल जाएगा, तो हो गया ln r माइनस के, अरे भैया माइनस के तो है, और dt का t होता है t। अच्छा, और आप बहुत छोटे थे तब से जाने कि जब इंटीग्रेशन समाप्त होता है तो क्या करते हैं, एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं, और इस भाई साहब का नाम होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आप चाहे तो यहाँ पर लिख दीजिए कि i क्या है, तो यह है इंटीग्रेशन है, ये कांस्टेंट है और कुछ नहीं, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब ऐसा करते हैं कि इसमें i का वैल्यू निकालेंगे, इसको इक्वेशन हम नंबर 1 दे देंगे। तो कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे कि जब t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 मतलब अभी दोस्त रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ है। माने यूं समझ लीजिए कि आप सामने खाना लेके बैठे हुए अभी खा नहीं रहे हैं, अभी रिएक्शन जो है ना शुरू नहीं हुआ है। तो जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ है तो अगर थाली में आपने जितना रोटी ले रखा हो तो सबके सब मौजूद है ना। तो जब t इक्वल टू 0 होता है उस वक्त क्या होता है कि जो r, ये R जो कि अभी कुछ घट करके घट गया हो, ये समय गुजरने के बाद का कॉन्सेंट्रेशन है, ये वास्तव में शुरू वाले कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा। और ये R0 क्या है, तो यहां पर लिख दीजिए कि R0 का मतलब हो गया शुरू का कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, शुरू की सांद्रता ही है। मतलब कि जितनी सांद्रता शुरू, अगर आपने थाली में 5 रोटी लेके बैठी हुई है तो ये वो 5 रोटियां हैं, शुरू का कॉन्सेंट्रेशन है, अभी रिएक्शन जब शुरू नहीं हुआ था। अब क्या करते हैं, जो इक्वेशन फर्स्ट है ना उससे आ जाते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो हम t के जगह पर जरा देखिए क्या लिखेंगे, ये ln r है माइनस के, t के जगह पे हमने रखा 0 प्लस i। तो जैसे हमने t के जगह पे 0 रखा तो r किसके बराबर हो चुका है, r0 के, तो यहां पर r0 हो गया। यार तो दोस्त ये तो सब समाप्त हो गया। इसका मतलब i इक्वल टू कितना आया, i इक्वल टू आया आपको ln r0। याद रखिएगा कि i इक्वल टू आ गया ln r0। अब फिर से एक बार इस इक्वेशन को, मैंने i का वैल्यू हम लोग कहां रखने वाले हैं, इक्वेशन फर्स्ट में। तो समीकरण 1 से फिर से एक बार वही कहानी होगी, दोहराई जाएगी। तो जैसे रखिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया ln r इक्वल टू माइनस के टी, अब प्लस i के जगह पे अब हमारा क्या हो चुका है, ln r0। आप जानिए कि ये वो इक्वेशन है जिससे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ खींचे जाते हैं। तो हमने इसको इक्वेशन नाम दे दिया, 2 नाम दे दिया। वैसे ये नाम देना जरूरी नहीं है, 2 3 4 5। अब देखिए इसके बाद हम चाहते हैं कि इसका ग्राफ खींच दे, चाहे यहीं पर ग्राफ इसका दिखा दें आपको कि अगर ग्राफ खींचना होता तो कैसे होता। फिर उसके बाद आगे बात बढ़ाई जाएगी। तो देखिए ln r इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r0। दोस्त सिंपल सा है ये, देखो y है, ये m है, ये x है और ये c है। आपको पता है ना क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है ये, इसमें c मतलब होता है अंतःखंड, इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट कहते हैं, y अंतःखंड कहते हैं। अंतःखंड का वैल्यू कितना है, तो ln r0 है। x का वैल्यू यहाँ पर क्या है, x की जगह पर क्या है, टाइम है। जो स्लोप होता है, ढाल क्या है, वो माइनस के है और ये y एक्सिस पर है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये ग्राफ कहाँ जाएगा, ये t है, समय है, यहाँ पर क्या है आप तो देख रहे हैं y की जगह पर ln, थोड़ा कंजूसी हो गया, ln r हो गया। c के जगह पर क्या है, ये c के लिए जगह है सब, ln r0 हो गया। और ये नीचे की तरफ जाएगा, इसको स्लोप बोलेंगे आप, स्लोप बराबर कितना, माइनस के हो गया। तो ये फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है उसके लिए ln r और t के बीच में, माने समय के बीच का ये ग्राफ है। इतना पहले आप नोट करिए। फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको और आगे बढ़ाएंगे और सवाल बनाने लायक मतलब लॉग के रूप में इसको लेकर के चलते हैं, फिर से ग्राफ खींचा जाएगा। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं मिटा सकूं।
एक्चुअली ये दोस्त लॉन्ग क्वेश्चन है तो थोड़ा लंबा होता है। चलिए ओके, मिटा रहे हैं। देखिए अब आ जाते हैं फिर से एक बार यहां पर। आप जानते हैं कि एलियन आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस एलियन आर नॉट है, ठीक है। अब इस एलियन को हम लॉग में बदलना चाहते हैं, तो एलियन को लॉग में बदलने के लिए आप यहां पर लॉग बदल दीजिए, फिर घटा दीजिए। तो आपको याद रखना होगा एक ये चीज, एलियन आर को लॉग में बदलें तो लॉग आर तो हो जाएगा, लेकिन उसमें 2.303 तब जाके होगा। मतलब एलियन को लॉग में बदलने के लिए उसमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। दोस्तों ऐसा करते हैं कि हो गया 2.303 ये लॉग आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस, इसको भी बदल देते हैं 2.303 लॉग आर नॉट। अब इस के टी को इधर कर देते हैं तो के टी पॉजिटिव हो गया और ये उधर जाके नेगेटिव हो गया, तो 2.303 कॉमन हो जाएगा ना, कॉमन हो जाएगा तो इधर क्या बचेगा, लॉग माइनस लॉग प्रतिकारक की सांद्रता, ठीक है। अब ये फार्मूला एक दूसरा आ गया। कौन सा फार्मूला आ गया भाई, तो फार्मूला ये है कि लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर क्या होता है, तो लॉग ए बाई बी होता है। तो देखिए जरा, ये हो गया के टी इक्वल टू 2.303 और ये देखिए लॉग ए माइनस लॉग बी, अभी हो गया लॉग ए मतलब आर नॉट, मतलब प्रतिकारक की सांद्रता बटा ये प्रतिकारक की सांद्रता। इसलिए T इक्वल टू के इक्वल टू जो भी आप लिखना चाहते हैं तो 2.303 बाई के लॉग आर नॉट बाई आर, ये हो गया आपका एक और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक दूसरा फार्मूला। इसमें अगर आपको वैल्यू जब दिया जाएगा तो उससे आप निकाल सकते हैं। यहां तक कि इसमें आपको टाइम का वैल्यू बदल के, जैसे टाइम t1 के लिए r1 हो जाएगा, t2 के लिए r2 हो जाएगा, फिर से आप निकाल सकते हैं। अब हम ऐसा चाहते हैं दोस्त कि इसको ग्राफ के रूप में खींचा जाए, इसको भी। तो आइए जरा ग्राफ के रूप में इसको कैसे खींचेंगे, तो हल्का सा परिवर्तन करते हैं। देखिए अब ऐसा करते हैं, इसको फिर से इधर लिखते हैं, के टी इक्वल टू हो गया 2.303 लॉग आर नॉट बाई आर। इसको और थोड़ा सा कर दें, हम लिख देना चाहते हैं लॉग आर नॉट बाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, दो देखो तो 2.303 ये सॉरी ये तो आकर के डिवाइड हो जाएगा ना, तो के बटा 2.303 इंटू टी, ऐसा होगा। अरे क्यों नहीं होगा भाई, ये गुना में एक तरह के भाग में हो गया, सिंपल सा बात है। अब आपका काम बन गया, क्या बन गया जरा देखिए, मतलब ये आप इसको इसे समझिए, अगर मैं इसमें जीरो जोड़ दूं तो क्या हो जाता है, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। लेकिन देखिए ये y है, ये एम है, ये आपका x है और ये CG है। तो दोस्त जब अंतःखंड शून्य हो जाए तो ग्राफ कहां से जाता है, मूल बिंदु से ना, ओरिजिन से। तो ग्राफ चला गया कहां से, तो ओरिजिन से। y की जगह पर क्या है, तो लॉग शुरू की सांद्रता बटा बाद वाली t के बाद की सांद्रता। समय कितना है, तो t है। और अगर बात करें यहां स्लोप कितना है, इसी को अच्छे tan थीटा कहते हैं दोस्त, tan थीटा के बाई 2.303, ये आप स्लोप लिख दीजिए। स्लोप कितना हो गया, तो 2.30 के बाई 2.303 हो गया। तो इस तरह से ये दोनों जो ग्राफ हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, ध्यान देना है, ये लॉग आर नॉट बाई आर के रूप में है और एलएन आर और ये टी के रूप में है, ये दोनों ग्राफ हो गए। तो ये हो गया आपका अभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और उसका ग्राफ है। अब आते हैं इसके हाफ लाइफ पीरियड के बारे में और जीवन काल के बारे में। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे की बात बढ़ा सकें। अर्ध जीवन काल की बात अगर करें, आप लोग ऐसा करिएगा दोस्त कि
एक ही साथ आप इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख लीजिएगा और अलग से टॉपिक बना करके कि अर्धजीवन काल के लिए वो अलग से करिएगा, ठीक है। ये गिर गया बेचारा। तो आइए टॉपिक बनाइए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धजीवन काल, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। देखिए टॉपिक हो गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धजीवन काल, अर्ध जीवन काल, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं। आप जानते हैं क्योंकि T इक्वल टू अभी आपने लिखा 2.303 बाई के लॉग R0 बाई R। ओके, अब देखो दोस्त, अर्धजीवन काल का क्या मतलब होता है? जितने समय में जो रिएक्टेंट होती है, प्रतिकारक होती है, उसकी सांद्रता आधी हो जाए उसको अर्धजीवन काल कहते हैं। तो जब T जो है T हाफ हो जाए तब क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन भी आधा हो गया रहेगा, तब R जो है ये शुरू की सांद्रता का आधा हो गया रहेगा, मतलब आधा खर्च हो गया रहेगा। कहने का मतलब ये है जब समय आधा गुजर जाएगा तो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी आधा गुजर चुका होगा। तो अब T की जगह पे हमने T हाफ लिख दिया, तो इसका मतलब होगा कि 2.303 बाई के हम लॉग तो लिखे और जो R है R0 है उसमें तो कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन R किसके बराबर हो चुका है? R0 बाई 2 के, तो हो गया R0 बाई 2 के, सॉरी 2 के। तो ये तो कट गया, हुआ कितना? तो आप देख रहे हैं क्या आ गया? 2.303 बाई के लॉग 2, ये हो गया लॉग 2। अब दोस्त ये हो गया T हाफ इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू 0.3010। कौन सी है भाई? तो log 2 का वैल्यू होता है 0.3010। ये वैल्यू याद रखिएगा, वैसे आप लॉग टेबल से देख करके लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 0.693 बाई, अरे यार तो हद हो गया, ये चौक एक्चुअली खत्म हो गया है। ये हो गया आपका T हाफ का वैल्यू। इससे एक बात क्लियर हो रहा है, वो ये कि अर्धजीवन काल जो है वो जो इसमें जो प्रारंभिक जो सांद्रता होती है R0 होता है, R होता है, वो नहीं है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन होता है उसका जो अर्धजीवन काल है वो प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है। तो आप देख रहे हैं कि अर्धजीवन काल का मान शुरू की सांद्रता माने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। आप इसको ग्राफ से खींचने की भी कोशिश करिएगा। तो आपने ये समझा कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो T होता है वो रेट जो है, यहाँ पर जब आपने निकाल करके देखा था तो ये देखिए, ये तो लॉग R0 बाई R के समानुपाती होता है, लेकिन T हाफ जो होता है वो 1 बाई आप कह सकते हैं के समानुपाती होता है, उसमें शुरू की कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती है। अब आते हैं एग्जाम्पल के बारे में। तो दोस्त देखिए, एग्जाम्पल को लेकर के ये है कि जितना भी प्राकृतिक या कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी कोई भी प्राकृतिक हो या नेचुरल हो या फिर आर्टिफिशियल रेडियो सक्रियता है, वो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है। मतलब कि रेडियो सक्रियता एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। रेडियो सक्रियता में आप समझ रहे हैं ना, जो एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो टूटता है और एक नए एटम, नए प्रकार के एलिमेंट का निर्माण कर देता है। एक हुआ। दूसरा है कि जैसे ये C2H4 है, इथीन है, इसका अगर हाइड्रोजिनेशन कर दें कैटलिस्ट की उपस्थिति में तो ये C2H6 हो जाता है। ये प्रथम कोटि का अभिक्रिया है। N2O5 का डिकम्पोजिशन जो होता है, N2O5 का ये टूटना, अगर हम लोग देखें तो ये NO2 हो जाता है
N2O4 प्लस O2 हो जाता है। तो इस तरह से 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 2 10, ठीक है। उसके बाद NO2 का भी डिकम्पोजिशन, SO2Cl2 का डिकम्पोजिशन भी प्रथम कोटि का ही रिएक्शन होता है। तो दोस्त इस तरह से इस पूरी वीडियो में आपने समझा कि प्रथम कोटि का अभिक्रिया क्या है, आपने देखा उसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मतलब गणितीय व्यंजक अर्थात सूत्र देखा आपने, साथ ही साथ देखा उसका आपने अर्धजीवनकाल का मान, अर्धजीवनकाल कैसे निकालते हैं, और यह भी हम लोगों ने सीखा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को अगर ग्राफ से दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, और अंत में कुछ एग्जाम्पल जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। अब आपको ध्यान ही रखना है कि एक बार इसको लिख करके कंप्लीट समझने की आप कोशिश करिए। आपके एग्जाम के लिए जैसे मैंने शुरू में ही कहा बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रखा तो आपके एग्जाम में आएगा और आप मुस्कुराते हुए इसे लिखेंगे 5 नंबर के लिए। तो धन्यवाद, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।